हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाएं। तो अभी तक हमने देखा लैंग्वेज भाषा क्या होती है, डायलेक्ट्स बोलियां क्या होती है, स्क्रिप्ट लिपि क्या होती है, फिर हमने सेंटेंसेस पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, वाक्य और वाक्य के भेद पढ़े थे, फिर हमने देखा सब्जेक्ट विषय क्या होता है, प्रेडिकेट विद्या क्या होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उन्हें पहले जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको ग्रामर को व्याकरण को अच्छे से समझना है तो उसको एक सीक्वेंस में करो, उसको एक ऑर्डर में करो तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। आज हम देखेंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं। अच्छा, हमने अपनी पहली वाली वीडियोस में देखा था कि फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस हमारे होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक कंप्लीट सेंस नहीं देते, एक पूरा मीनिंग नहीं देते। क्लॉजेस क्या होते हैं, उपवाक्य या खंड क्या होते हैं। देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अभी हमने लास्ट क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा था जिसके बारे में बात हो रही होती है। वर्ब हमारी क्रिया होती है कि क्या काम हो रहा है। तो जिस भी सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, वो हमारे क्लॉजेस होते हैं, उपवाक्य होते हैं, खंड होते हैं। हिंदी में देखो, शब्दों का एक समय जिसमें एक समूह जिसमें विषय और एक क्रिया निहित होती है। जिसमें हमारे एक विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब क्रिया होती है, वो हमारे क्लोजेस होते हैं। क्लोजेस कैन फंक्शन एज अ कंप्लीट सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। वो दोनों हो सकता है, या तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है या फिर वो एक पार्ट होते हैं दूसरे सेंटेंस के, है ना। आगे देखो, हमारे टाइप्स ऑफ क्लोजेस, हमारे 3 टाइप्स ऑफ क्लोजेस होते हैं। सबसे पहले है हमारा मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ये सारे सेम है, नेम्स अलग अलग है। मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज सेम होते हैं। मुख्य खंड या उपवाक्य या स्वतंत्र खंड और उपवाक्य। अब देखो, हिंदी वाले से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में होगा स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, वो खुद से ही एक कंप्लीट सेंस दे देते हैं। नेक्स्ट देखो, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, अधीनस्थ खंड या फिर उपवाक्य या आश्रित खंड या उपवाक्य। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है कंप्लीट मीनिंग के लिए। नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, समन्वय खंड या उपवाक्य। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। हिंदी में से क्या बोलते हैं, मुख्य खंड, उपवाक्य या फिर स्वतंत्र खंड या उपवाक्य, जो जिसको किसी की जरूरत नहीं है कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए, वो खुद में ही कंप्लीट है। देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। शब्दों का एक समूह जिसमें एक विषय और एक क्रिया शामिल होती है, वो क्या होते हैं, हमारे मेन क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या फिर प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। हिंदी में मुख्य खंड या फिर स्वतंत्र खंड। नेक्स्ट देखो, अ सेंटेंस वुड फॉर्म अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। उसको दूसरे की जरूरत नहीं है। एक वाक्य जो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ बनाएगा, ठीक है। तो हमारे मेन क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं, जो कंप्लीट होते हैं अपने मीनिंग में, उनको जरूरत नहीं है दूसरे सेंटेंसेस के। एग्जाम्पल देखो, राम ईट्स एप्पल, राम सेब खाता है। तो ये पूरा कंप्लीट है, इसमें हमारा एक सब्जेक्ट भी है जिसके बारे में बात हो रही है और वो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है। जो भी काम हो रहा होता है वो क्रिया होती है, वो वर्ब होती है। तो ईट्स मतलब खा रहा है। नेक्स्ट देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। कौन खेल रहे हैं, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिया वर्ब। तो हमारा ये क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो ये हमारा किस में आएगा, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। लास्ट, एलाइस इज डांसिंग। एलाइस नाच रहे, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, विषय भी है और क्रिया भी है। तो ये हमारे क्या हो गए, मेन क्लॉज के पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है, जिन भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, विषय हो, क्रिया, वर्ब हो, वो हमारे कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं और वो हमारे मेन क्लॉज, मुख्य खंड में आता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, अधीनस्थ खंड, उपवाक्य या फिर आश्रित खंड या फिर उपवाक्य। देखो, यहाँ पे आपका वर्ड आ गया डिपेंडेंट।
जो दूसरों पे डिपेंड हो कंप्लीट मीनिंग के लिए, वो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। डेफिनेशन में देखो, आप लोग ना हेडिंग से ही उसका मीनिंग फिगर आउट करने की कोशिश किया करो, बहुत आसान होता है। डेफिनेशन देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contains a subject and a predicate which cannot stand alone as an independent sentence, it cannot express a complete thought। शब्दों का एक समूह जिसमें एक विषय और एक विधेय होता है, जो एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में अकेला खड़ा नहीं हो सकता है, यह पूर्ण विचार व्यक्त नहीं कर सकता है। क्या समझे कि ये दूसरे इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, और ये खुद में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। ये कनेक्ट होते हैं हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यह हमेशा अधीनस्थ संयोजन के साथ शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, जब वो पहुंचेगा है ना, तब वो उसको कॉल करेगा। तो ये वाली जो हमारा सेंटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी हमारा एक डिपेंडेंट सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे डिपेंड करता है, तो वो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, अधीनस्थ खंड होता है। जब मैं घर पहुंचूंगा तो आपको फोन करूंगा, तो दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, एक के लिए दूसरे की जरूरत है, तो वो हमारे अधीनस्थ खंड में या फिर उपवाक्य में आते हैं। आगे देखो इसको, ओके जिसको हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं पता है, वो इससे याद रखो बस अभी। फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस को डिटेल में करें। अ वाइट बस, ए स्टैंड्स फॉर ऑल दो। अच्छा, आप लोग सब रीडिंग करते हो तो आप लोगों को ये सब वर्ड्स उसमें दिखते होंगे, तो आप इसको वैसे याद रखना अगर कंजंक्शंस भी ना समझ पाओ। ए फॉर ऑल दो मतलब यद्यपि, एज सुन एज जैसे ही, आफ्टर बाद में, व्हेन डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हेनेवर जब भी, वेदर की, वेयर एज जबकि, वाइल जबकि, व्हेन कब। एच स्टैंड्स फॉर हाउ एवर, हाउ हालांकि या कैसे। इफ अगर, टी स्टैंड्स फॉर दो देन, हालांकि या फिर से। ई स्टैंड्स फॉर इवन इफ भले ही, इवन दो भले ही। बी स्टैंड्स फॉर बिकॉज क्योंकि, बाय द टाइम समय के अनुसार। यू स्टैंड्स फॉर अनलेस अनटिल जब तक। एस स्टैंड्स फॉर सिंस क्योंकि या फिर चूंकि। अच्छा देखो, अब हम लोग दोनों एक साथ लिख रहे हैं, इंग्लिश हिंदी को एक साथ लिख रहे हैं, तो देखो हम कितने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। नहीं तो इनमें से हाफ ऑफ द वर्ड्स का मीनिंग हम अलग से जाके गूगल पे सर्च करते हैं। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश को एक साथ पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ोगे, ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो जिनको भी कंजंक्शंस नहीं याद रहता है वो इन वर्ड्स को देख ले इस ट्रिक से, अ वाइट बस से। जब भी आपके ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं तो वो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, अधीनस्थ आपके खंड होते हैं। आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या फिर समन्वय खंड या फिर उपवाक्य। अच्छा चलो, इसको करने से पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, जिसको एक दूसरा सेंटेंस चाहिए होता है डिपेंड करने के लिए। हमारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य खंड कौन से होते हैं जो खुद में कंप्लीट होते हैं। और मुझे लगता है कि ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग नहीं कर पाओगे, बोर हो जाओगे, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और ये बात याद रखना कि एक टाइम पे दो काम मत करना, कि वीडियो भी देख रहे हो और नोट्स भी बना रहे हो। नोट्स की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।